अच्छा जी, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री वर्ल्ड एंड आई एम योर इंस्ट्रक्टर फहाज खलील। एंड जी आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर सॉल्वेंट्स जो कि यूज़ होते हैं H1NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में। अभी H1NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? ऐसी न्यूक्लियर मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है जो सिर्फ सिग्नल देगी तो H1 का देगी, यानी कि हाइड्रोजन का सिग्नल देगी और किसी चीज़ का सिग्नल नहीं देगी। तो सॉल्वेंट्स कौन से यूज़ होंगे, उनके करैक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, वो अभी हमने डिस्कस करने हैं। तो इधर हम देखते हैं इनके करैक्टरिस्टिक्स। तो हेडिंग दे सकते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्वेंट्स used in H1NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो सबसे पहला जो करैक्टरिस्टिक है वो ये है कि सॉल्वेंट जो है वो केमिकली इनर्ट होना चाहिए। केमिकली इनर्ट सॉल्वेंट इज यूज मींस कि वो खुद रिएक्शन ना करने लग जाए, इनर्ट हो। केमिकली स्पेलिंग मिस्टेक सही कर लीजिएगा। इनर्ट सॉल्वेंट is used means ऐसा सॉल्वेंट हो जो रिएक्शन खुद से ना करने लग जाए। सेकेंडली, सॉल्वेंट शुड बी मैग्नेटिकली आइसोट्रोपिक इन नेचर। सॉल्वेंट शुड बी मैग्नेटिकली आइसोट्रोपिक इन नेचर। अब ये आइसोट्रोपिक होने का क्या मतलब है? आइसोट्रोपिक होने का ये मतलब है कि उसको किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में कहीं से भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाए तो वो सेम तरह का बिहेवियर जो है वो शो करे। थर्ड हमारे पास आ जाता है कि सॉल्वेंट जो है उसके अंदर H1 नहीं होना चाहिए, फ्री फ्रॉम हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो तो हमारा सोल्यूट जो है उसमें हाइड्रोजन जो होगा उसकी पीक आएगी। अगर सॉल्वेंट के अंदर भी हाइड्रोजन हुआ तो ये तो क्या हो जाएगा, हम इस तरह मैयर नहीं कर सकेंगे। तो सॉल्वेंट के अंदर हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये सिर्फ हाइड्रोजन का जो एक आपके पास बच जाता है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, उसका सिग्नल देती है। उसका जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो 1/2 चार्ज देता है, या इसे रिप्रेजेंट होता है। अगर हम सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं और हमें ज़रूरत पड़ गई है उसमें हाइड्रोजन यूज़ करने की, तो हम हाइड्रोजन यूज़ नहीं करते, बल्कि इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन हम ड्यूटेरियम यूज़ करते हैं, क्योंकि ड्यूटेरियम जो है उस पे ये H1NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ड्यूटेरियम का सिग्नल नहीं देती। क्यों नहीं देती? क्योंकि ड्यूटेरियम का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर न्यूट्रॉन भी एक प्रेजेंट होता है। तो चार्ज क्या हो जाता है, 1/2 + 1/2 = 1। सो ये जो चार्ज है 1 है। ये जो H1NMR है 1 चार्ज पे सिग्नल नहीं देती, जबकि 1/2 पर सिग्नल देती है। सो इसका भी ये क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर जब 1/2 होगा तब सिग्नल देगी, तो इसलिए हम ड्यूटेरियम यूज़ करते हैं हाइड्रोजन की अलावा। फोर्थ पॉइंट हमारे पास ये है कि जो भी हमारे पास हो, चलिए इधर ही लिख देते हैं फोर्थ पॉइंट, जो भी सॉल्वेंट हो वो डिसॉल्व करने की एबिलिटी रखता हो ज़्यादा से ज़्यादा सोल्यूट को। अभी एग्जांपल्स भी हम देंगे आगे कि कौन से सोल्यूट्स होने चाहिए। शुड बी एबल टू डिसॉल्व द रीजनेबल अमाउंट या फिर अमाउंट की जगह क्वांटिटी लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट। अब ये रीजनेबल क्वांटिटी कितनी होगी? तो जितना भी सॉल्वेंट है वो 10% अप्रोक्सीमेटली या इससे ज़्यादा को डिसॉल्व करे सोल्यूट को, इससे ज़्यादा को या 10% कम से कम डिसॉल्व करने की एबिलिटी रखता हो। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे जो सॉल्वेंट्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। उसको ब्लू कलर से लिख लेते हैं, न्यू हेडिंग है हमारे पास, कॉमनली यूज्ड सॉल्वेंट्स। used solvents, commonly used solvents में हमारे पास काफ़ी कैटेगरीज हैं। नंबर 1 पे ऊपर हम यूज़ करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। अच्छा, तो आप लोगों की बुक में लिखा होगा सिलिकॉन यानी कि साइलेन, टेट्रामिथाइल साइलेन लिखा होगा। वो H1NMR के लिए इतना ज़्यादा सूटेबल नहीं होता। H1NMR के लिए जो सूटेबल है इधर हम वो डिस्कस कर रहे हैं। वो सिर्फ न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस का जर्नल लिखा होता है एंड उसके करैक्टरिस्टिक है, उसका भी क्वेश्चन आ जाता है, आगे वाले लेक्चर्स में उसको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने बात की कार्बन टेट्राक्लोराइड की।
इसका फ़ायदा ये है कि टेट्राक्लोराइड वाला क्या होता है, इनर्ट होता है थोड़ा सा, और इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन नहीं है, क्लोराइड। तो इसको हम CCl4। सेकंड नंबर पे हम जो सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं वो है कार्बन डाइसल्फाइड। तो इसका भी फार्मूला CS2 है। थर्ड नंबर पे जो हम यूज़ कर सकते हैं वो है ड्यूटेरियम क्लोरोफॉर्म। अब हमने देखा कि हाइड्रोजन की जगह क्या यूज़ किया, ड्यूटेरियम, तो हम लिखेंगे ड्यूटेरियो क्लोरोफॉर्म। इसका फार्मूला लिख सकते हैं CdCl3। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है हेक्सा क्लोरोएसीटोन। एसीटोन मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें तो CCl3 CO यानी कि ये एसीटोन के लिए, एंड ब्रैकेट वापस क्लोज। इसके बाद फिफ्थ नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आ जाता है ड्यूटेरियो डाइमिथाइल सल्फोक्साइड यानी कि DMSO। सो इसको भी CH3 2SO। इसके बाद हम यूज़ कर सकते हैं ड्यूटेरियो बेंजीन। सो सारों में ड्यूटेरियो यूज़ हो रहा है। D6 और C6D6। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अफेक्ट करती हैं हमारे पास पीक्स को, जो कि इन की वजह से हो सकती हैं, इन सॉल्वेंट्स की वजह से हो सकती हैं। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज़ जो इफेक्ट कर रही होती है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या कर रही है, बेसिकली हमने पढ़ा था कि फॉर एग्जांपल ये हमारा एक ग्राफ है, इसके अंदर ppm के अंदर वैल्यूज़ होती हैं, सॉल्वेंट्स की एक पीक है। ये अगले लेक्चर में सही गहराई से भी डिस्कस करेंगे। एक चीज़ होती है शील्डेडनेस एंड एक चीज़ होती है डी शील्डेडनेस। शील्डेडनेस मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स की एक लेयर हो किसी हाइड्रोजन के दरमियान, हाइड्रोजन के ऊपर। फॉर एग्जांपल हमारे पास जब हम बात कर लेते हैं इस किस्म के मॉलिक्यूल की, इधर CH3 इधर CH3 ऊपर CH3, यानी कि टेट्रा स्ट्रक्चर जो है वो CH3 के साथ घिरा हुआ हो। तो इसमें क्या है कि जितने भी हाइड्रोजन्स हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स के साथ लगे हुए हैं। तो क्या होगी, इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की शील्ड होगी, इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, शील्ड होगी। इस शील्ड की वजह से जो हमारा एक्सटर्नल मैग्नेट है वो इनकी जो रैंडम पोजीशन थी प्रोटॉन्स की, इन इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी की वजह से उन प्रोटॉन्स की रैंडम पोजीशन को अल्फा पोजीशन पे एग्जैक्टली लेकर नहीं जा सकेगा। फॉर एग्जांपल ये एक्सटर्नल मैग्नेट है तो ये दूसरे जो आपके प्रोटॉन्स हैं उनको अपने साथ बिल्कुल अलाइन नहीं कर सकेगा बिकॉज ऑफ दीज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो क्या होगा कि अब जब हम रेडियो वेव इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये फौरी तौर पे आसानी के साथ जो प्रोटॉन्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे अपनी बीटा पोजीशन में, और यही रेजोनेंस होती है। तो जब ये जल्दी कन्वर्ट हो रही हैं शील्डेडनेस की वजह से, तो क्या हो रहा है, सिग्नल भी क्या हो रहा है, इधर सिग्नल भी सबसे पहले आ रहा है, इसलिए इसको हमने जीरो पे रखा था। अगले लेक्चर में पूरा इसको डिस्कस करेंगे। सो अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या कर रही है, बेसिकली किसी भी हमारे पास सैंपल के अंदर अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है सो वो क्या करती है, डेल्टा वैल्यू को इंक्रीज कर देती है। कैसे, बाय डी शील्डिंग अगर। डेल्टा वैल्यू क्या है, ये जो हमारे पास टेबल है इसके अंदर जो वैल्यू आ रही है उसको हम डेल्टा वैल्यू कह रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड की वैल्यू इधर आनी थी, अब अगर उसके ऊपर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो असर कर देती है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा, उसके पास फॉर एग्जांपल एक OH ग्रुप है और इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, तो ये जो OH ग्रुप है इसका हाइड्रोजन जो है उसके ऊपर से जितनी शील्ड थी वो कम हो जाएगी। शील्ड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो ये डी शील्डेड हो जाएगा। जब ये डी शील्डेड हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, जब ये डी शील्डेड हो जाएगा तो इसकी जो एक्सटर्नल मैग्नेट है हमारा वो डी शील्डेड को क्या करता है, इजीली प्रोटॉन के ऊपर अप्लाई होगा और अपने साथ इसकी पोजीशन को पूरा अल्फा पोजीशन पे मोड़ लेगा। अब जब रेडियो वेव देंगे, रेडियो वेव के लिए डिफिकल्टी होगी, ज़्यादा पावर लगेगी कि ये इसकी पोजीशन को बीटा पोजीशन में चेंज कर सके और रेजोनेंस क्रिएट करे।
तो ज़्यादा पावर लगेगी तो क्या होगा, सिग्नल आगे की तरफ जाएगा। सिग्नल आगे की तरफ जाने का मतलब डेल्टा की वैल्यू क्या है, बढ़ रही है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, डेल्टा की वैल्यू बढ़ जाती है। सो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इफेक्ट आया। अब अगर किसी भी सॉल्वेंट के अंदर हम कोई सोल्यूट जो है वो डालते हैं तो हर सॉल्वेंट में क्या होगी, उस सोल्यूट की जो सिग्नल है वो डिफरेंट आएगा। जब सिग्नल डिफरेंट आएगा तो क्या होगा कि हमें मेजरमेंट करने में क्या होगी, मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि एक ही हम यूज़ करते हैं सॉल्वेंट, या फिर ऐसा सॉल्वेंट जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्रिएट ना करे, ऐसा सॉल्वेंट यूज़ करेंगे। सो होप सो ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसमें एक पॉइंट ऐड कर लें कि हाई कंसनट्रेशन जिन के अंदर होती है OH माइनस आयंस की या फिर NH आयंस की, ये ग्रुप्स लगे हुए हों तो ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनमें क्रिएट हो जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के साथ लगे हुए हैं। और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी थी वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से एक्सटर्नल मैग्नेट ज़्यादा असर करेगा, ज़्यादा पोजीशन चेंज करेगा एंड रेडियो वेव को मुश्किल होगा कि वो इसकी रेजोनेंस करवा सके। सो क्या होगा, डेल्टा की वैल्यू इंक्रीज करेगी। सो होप सो यू गाइज हैव enjoyed this lecture। सो आगे न्यू लेक्चर देखने के लिए देखते रहिए केमिस्ट्री वर्ल्ड बाय वहाश खलील। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में आज इतना ही एंड अल्लाह हाफिज़।